अडेप्टेबिलिटी। रियलिटी में अडेप्टेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी से लड़ने वाली अलाइड डिफेंस डिपार्टमेंट, जिन्होंने आइकॉनिक मिनी कूपर और स्टारबक्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाए, उनमें क्या बात कॉमन थी दोस्तों? एक वर्ड में बोले तो वो है अडेप्टेबिलिटी। समय के साथ चेंज होने की एबिलिटी और सक्सेस पाने के लिए टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस को पिगीबैक की तरह यूज करना। अडेप्टेबिलिटी एक स्किल है दोस्तों, जो आज के तेज बिजनेस वर्ल्ड में एसेंशियल होती जा रही है। मार्केट्स और कस्टमर्स का टेस्ट अनस्टेबल होता है और कोई भी आपको हॉट वाटर जैसा सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। ये कुछ ऐसी एक दो बातें हैं जो बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट मैक्स मैकक्वान, जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने और इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने की आर्ट में मास्टर हैं, ने माइक्रोसॉफ्ट और सोनी जैसे अपने क्लाइंट्स के साथ काम करके जानी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनकी बातें ही माने दोस्तों। इस समरी में हम पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे एक स्मॉल इटालियन विलेज से लेकर मल्टीनेशनल कॉफी चेन के बोर्ड रूम और पोस्ट वॉर ब्रिटिश कार्ड इंडस्ट्री तक सभी के लिए रियलिटी में अडेप्टेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे। यहां तक कि सक्सेसफुल के लिए भी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों। इसी वजह से अडेप्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। 2009 में अमेरिकन गोल्फ स्टार टाइगर वुड्स की स्पोर्ट्स ग्लोबल रैंकिंग में पोजीशन अनस्टेबल होती जा रही थी। 2011 तक आते आते वो नंबर 1 से 98 यानी 58th प्लेस तक गिर गए थे। ये बहुत ही ऑड था क्योंकि 1996 में धमाकेदार एंट्री से अपने गेम में इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी के लिए वुड्स पहचाने जाते थे। तो फिर ऐसा क्या गलत हो गया था दोस्तों? यह एक तरह से गोल्फिंग के गॉड की मोर्टैलिटी की तरफ इशारा था। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तक कि मोस्ट सक्सेसफुल लोग भी ज़्यादा देर तक ना ही फ्यूचर तक अपनी सेम पोजीशन पर बने रह सकते हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि वुड्स की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम की जड़ उनकी पर्सनल लाइफ थी। 2009 में मीडिया ने उनके घर के बाहर हुई उनकी कार दुर्घटना की स्टोरी चलाई थी। पड़ोसियों ने रिपोर्ट्स को बताया था कि उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ उनके पीछे गोल्फ स्टिक लेकर दौड़ रही थी। घर में गाली गलौज हो रहा था। उनके नशे करने की अफवाह चारों तरफ फैल गई थी दोस्तों, और गेटोरेड और जिलेट जैसे बड़े स्पॉन्सर्स ने उनसे अपनी दी हुई स्पॉन्सरशिप भी छीन ली थी। हालांकि वुड्स ऐसे ही ये सब जाने नहीं देना चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ये साबित किया कि जब आप फेलियर से गुजरते हैं तब अडेप्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जबकि वो फेल होते जा रहे थे, उन्होंने हार्डवर्क करना कंटिन्यू रखा और खुद पर आए हुए मीडिया प्रेशर को हैंडल करना भी सीख लिया था। उनका पेशेंस और मेहनत रंग लाई दोस्तों। मार्च 2013 तक वे गोल्फ रैंकिंग में फिर एक बार वर्ल्ड के टॉप प्लेयर बन गए। इन सब ने वुड्स को एक पोस्टर बॉय बना दिया, जिसके बारे में ऑथर कहते हैं हाई अडेप्टेबिलिटी हाई अचीवमेंट पीपल, या HAHA। ये एक सुंदर एक्रोनिम है दोस्तों। HAHA पीपल वो लोग होते हैं जो मुसीबतों के चेहरे पर हंस सकते हैं और समय के हाथों से अपनी किस्मत छीन लेते हैं। प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस करने की एबिलिटी ही उनको अलग बनाती है। वे अपने आसपास के अंधेरों को देखने के बजाय लाइफ के ब्राइट साइड को देखते हैं और वे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिटरमाइंड रहते हैं दोस्तों। वे अपने स्ट्रगल्स को उभारने के लिए, खुद को वापस खड़ा करने के लिए लोगों के पास जाकर उनकी हेल्प लेने से भी नहीं घबराते हैं। लेकिन ये सब बातें सिर्फ गोल्फ के बारे में नहीं है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली अडेप्टेबिलिटी होती क्या है। जरा एक नज़र देखते हैं कि यह बिजनेस के मामले में कैसे काम आती है। केवल वही कंपनीज जो अडेप्टेबिलिटी की आर्ट को परफेक्टली अप्लाई करती है वो सक्सेसफुल जरूर होती है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। 2008 की जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त यूएस गवर्नमेंट ने कार मैन्युफैक्चरिंग जाइंट फोर्ड को जमानती मदद ऑफर की थी। खुद को एक दिन कभी सरकारी कर्ज में डूबता हुआ देखने के बजाय कंपनी ने अल्टीमेटली यह प्रपोजल ठुकरा दिया। इस रिफ्यूजल के पीछे एक अच्छा कारण था। चेयरमैन बिल फोर्ड ने कन्विंस किया था कि कंपनी घाटे में तो है। श्योरली गवर्नमेंट कैश का इंजेक्शन फोर्ड की लिक्विडिटी इशू को सॉल्व कर सकता था, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम की जड़ खत्म नहीं होती थी, जो कंपनी का लंबे समय के लिए ऑटोमोबाइल मार्केट की नई रियलिटीज को अडेप्ट करने में फेल होना था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मोमेंटरी फाइनेंस से आप लॉन्ग रन तक सस्टेन नहीं कर सकते।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके मैनेजर्स ने एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी और एक प्लान तैयार किया जिसको उन्होंने नाम दिया द वे फॉरवर्ड, जिसके सेंटर में था कि एनवायरनमेंट के साथ फोर्ड का जो रिलेशनशिप है, जो बहुत टाइम से अवॉइड किया हुआ था, उसे रीअप्रेजल करना। अगर कार मेकर्स को अमेरिकन कंज्यूमर्स पर अपनी पकड़ बनानी थी तो उनको एनवायरनमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज हुआ दोस्तों। फोर्ड ने कंपनी में 25% तक कटौती की और कार प्रोडक्शन को ज़्यादा तेज करने के लिए एक सिस्टम को लागू किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने छोटी और फ्यूल एफिशिएंट कार बनाने पर जोर दिया। कार मार्केट तेजी के साथ आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत पीछे रह गई थी। फिर उनको एक होप दिखी और उन्होंने टोयोटा से सीख ली। यह जापानीज कॉरपोरेशन मार्केट कंडीशंस के चेंजेस को अडाप्ट करने में मास्टर थी, जिसने उनको ग्लोबल कार मार्केट में अपना शेयर जो 1995 में 7.3% था से लेकर 2015 में 15% तक इंक्रीज करने में मदद की थी। तो टोयोटा की सक्सेस का सीक्रेट क्या था दोस्तों? जैसा कि कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी की रेपुटेशन सॉलिड है, लेकिन कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को सैटिस्फाई करने के लिए चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करना भी उसकी खूबी है। इसी ने कंपनी को आगे बढ़ाया और मार्केट चेंज को अडेप्ट करना सिखाया और दूसरे कॉम्पिटिटर्स जैसे फोर्ड से कहीं आगे बढ़ा दिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं दोस्तों। टोयोटा ऑलरेडी 1992 में लो एमिशन कार्स, 1995 में हाइब्रिड पेट्रोल कार्स और इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड व्हीकल डेवलप कर चुकी थी। समटाइम्स अडेप्टेबिलिटी मीन्स स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। हाँ दोस्तों, कभी कभी अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है बहाव के अगेंस्ट तैरना और कुछ ऐसा करना जो कि एनवायरनमेंट को हेल्प कर सके। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। 2011 की गर्मियों में इटालियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इशू फेस कर रही थी। खर्चों में कटौती करने के लिए उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट किया जिसमें 1000 से कम आबादी वाले विलेजेस को सिंगल मेयर के कंट्रोल वाली लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव में मर्ज कर दिया गया। लेकिन एक छोटे विलेज फिल्टिनो ने इसका विरोध किया। इससे पता चलता है कि कभी कभी अडेप्टेबिलिटी का मतलब है बहाव के अगेंस्ट बहना। जहां तक विलेजर्स के हिसाब से सोचें तो नए डेवलपमेंट को अडेप्ट करने का यह मतलब नहीं है कि पुराने इंप्रूवमेंट्स पे ही अड़ा जाए या चेंज की खातिर चेंजेस को अपनाया जाए। उनके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन का एक तरीका था कि अभी के हालात को बचाया जाए, और यही फिलिटिनो के मेयर ने भी डिसाइड करने का सोचा था दोस्तों। गवर्नमेंट का विरोध करते हुए उन्होंने विलेज को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और वहां की अपनी करेंसी इशू कर डाली। इसे फियोरिटो कहा गया, जिसका इटालियन में मतलब है फ्लावरिंग, एक समझौते के रूप में जो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। इसके लिए विलेज ने पास्ट से इंस्पिरेशन ली थी, हिस्ट्री के पीछे देखा जब इटली के एक होने से पहले उस पर कई छोटे शहरों, राज्यों, किंगडम्स और राजवंशों का शासन था दोस्तों। एंड में इस तरीके के विरोध ने फिलिटिनो की आज़ादी और कम्युनिटी को बचा के रखा। हालांकि बहाव के अगेंस्ट बहने वालों में केवल ये आइडल इटालियन विलेजर ही एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। अलग हटके ट्रेंड बनाना और खुद के रास्तों पर चलना, इन बातों ने भी बहुत सारी कंपनीज को सक्सेस दिलाई है। लेवाई स्ट्रॉस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जीन्स मैन्युफैक्चर करना एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑपरेशन है दोस्तों, जिसमें बहुत माल और बहुत मेहनत लगती है। फिनिशिंग प्रोसेस में भी लगभग 10 वॉशेस और कई गैलन पानी लग जाता है। अगर जीन्स एक स्पेशल पैटर्न की हो या एक फेड इफेक्ट वाली हो तो और भी चीजें और खर्च बढ़ा जाती है। ये सब ऐसे ही चलता जा रहा था जब तक कि अमेरिकन फर्म ने चीजों को बदलने का डिसाइड नहीं किया। तो इस आइडिया पर चलने के अलावा बिजनेस में सिर्फ एक ही बात मैटर करती है, जो है प्रॉफिट कमाना। लेवाई स्ट्रॉस ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से फैक्ट्री के कामकाज को कंसिडर करना शुरू कर दिया। जल्दी कंपनी ने बिना वाटर कंजम्पशन के जीन्स को फिनिश करने का तरीका ढूंढ लिया। फैब्रिक को स्टोन से सॉफ्ट बनाने और उसको एक स्पेशल टाइप के रेजिन से धोने के तरीकों को अपनाने से कंपनी ने इनक्रेडिबली वाटर कंजम्पशन को 96% तक रिड्यूस कर डाला। अडेप्टेबिलिटी ब्रेन फंक्शन का एक इनबॉर्न पार्ट होता है। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं दोस्तों। वो 1985 न्यूयॉर्क में एक मामूली सा दिन था दोस्तों, जब पेड्रो बेचिएरिटा, एक स्पेनिश टीचर जो सिटी में कई सालों से हैप्पीली और सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे थे, सडनली उनको दिल का दौरा पड़ा। उनको एक मैसिव स्ट्रोक हुआ और वो पैरालाइज्ड हो गए। बेचिएरिटा का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स ने दावा किया कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे गलत साबित हुए। जब उन्होंने जाना कि ह्यूमंस कितने अडेप्टेबल हो सकते हैं,
बैचवाई रिटा के दोनों बेटे मेडिकल स्कूल में थे जब उनके फादर बीमार हुए। उनके फादर के डॉक्टर्स के डायग्नोसिस से नाराज उन दोनों ने उनको फिजिकली री-एडुकेट किया, एक बेबी की तरह शुरू से चलना उठना सिखाने का डिसाइड किया। उन दोनों ने खुद के लिए फर्स्ट टास्क ये सेट किया कि वो उनको पहले घुटनों के बल और दीवार के सहारे चलना सिखाएंगे। एक बार जब वो इसमें मास्टर हो गए तो उन्होंने गेंदों को पकड़ने जैसे और भी कठिन काम कराने शुरू कर दिए, जिनसे उनकी मोटर स्किल को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। बैचवाई रिटा ने उनकी देखरेख में रिमार्केबल प्रोग्रेस की दोस्तों। वे जल्दी बैठने लगे थे और कुछ टाइम बाद चलने लगे थे। अमेजिंगली 1 साल के भीतर वे न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज में स्पेनिश पढ़ाने के काम पर वापस आ गए। 1 साल के भीतर दोस्तों, जहां वे अपने रिटायरमेंट तक बने रहे दोस्तों। तो बैचवाई रिटा ने अपने स्ट्रोक के दौरान सीरियस ब्रेन डैमेज के बावजूद अपने बेसिक मोटर स्किल्स पर कंट्रोल कैसे किया। एक्चुअली ये ह्यूमन ब्रेन की प्लास्टिसिटी का कमाल होता है दोस्तों, एसेंशियली जिसमें ब्रेन के अनडैमेज पार्ट डैमेज हुए पार्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं। बैचवाई रिटा का बेटा पॉल अपने फादर की हेल्प के बाद मेडिकल स्कूल वापस चला आया। वह बाद में न्यूरोप्लास्टिसिटी की थ्योरी को वेरीफाई करने वाले पहले साइंटिस्ट में से एक बन गया। उनकी थ्योरी थी कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी और फंक्शन फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो अडैप्ट और चेंज हो सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में पॉल ने शो किया कि ब्लाइंड पार्टिसिपेंट्स बॉल्स को एक हेड माउंटेड कैमरे की हेल्प से कैच करने में एबल थे, जो उनकी जीभ पर सेंसरी रिसेप्टर्स के मीडियम से उनके ब्रेन में इमेजेस को बनाता था। यह इस बात का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि ब्रेन में वेरियस न्यूरल पाथवेज और न्यूरॉन्स इमेजेस को एक्सप्लेन करने जैसे नए कार्यों को कैसे अडैप्ट और टैकल कर सकते हैं। इफेक्टिव अडैप्टेशन का मीनिंग है दोस्तों गलतियों से सीखना और फिर से पुरानी गलतियों में कैद होने से बचना। आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। जब लोग पहली बार किसी कार्य में फेल होते हैं दोस्तों, तो वे अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते हैं और दावा करते हैं कि कम से कम उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होता है कि पास्ट फेलियर्स हमें क्या सिखाता है। क्या हम सीखते हैं कि कैसे इंप्रूव करना है ताकि फिर से फेल ना हो, या हम कैसे फिर से फेल हो जाएं? अडैप्टेबिलिटी ब्रॉड वे में गलतियों से सीखने की कला होती है दोस्तों। आइडली दूसरों की गलतियां ब्रिटिश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप समझ पाएंगे। 1950 में लगभग हर कार मैन्युफैक्चरर को ज्यादा पावरफुल और फ्यूल गजलिंग व्हीकल्स डेवलप करने को कहा गया था। वे सेट गोल पर इतने डिटरमाइन थे कि उन्होंने मार्केट के एक बड़े हिस्से को अवॉइड कर दिया, जो था यूथ, अर्बन और एनवायरमेंटल के प्रति अवेयरनेस लाना। इसका एडवांटेज जर्मन कॉम्पिटिटर्स को पता चला, जो कि मैसेचेमिट KR200 जैसी पॉपुलर कॉम्पैक्ट माइक्रो कार्स बनाने जा रहे थे। रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि इस होड़ में ब्रिटिश ब्रांड्स की भीड़ सी लग गई। क्या इससे उन्होंने अपने अप्रोच को चेंज किया? मुश्किल से दोस्तों। हालांकि इसमें एक नोटेबल एक्सपेक्टेशन भी रही, जो थी ब्रिटिश मोटर कंपनी में ऑटो इंजीनियर्स की एक स्मॉल टीम, जिसके हेड थे डिजाइनर सर एलिक इसिगोनिस। अपने कलीग्स के टाइम के साथ चेंज ना होने का पता होते हुए भी टीम ने एक नई स्टाइल की कार का प्रोडक्शन करने का डिसाइड किया, जिसकी मार्केटिंग की थी मिनी माइनर ने। दूसरों की मिस्टेक से सीखने और नए कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को जल्दी से अडैप्ट करने के कारण उनको जल्दी सक्सेस मिल गई दोस्तों। उसी दशक में ब्रिटिश मोटर कंपनी ने 5 मिलियन मिनीज सोल्ड कर दी दोस्तों। कहने का मतलब है कि आप मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि 2009 में पेप्सिको ने पाया कि जब उन्होंने ट्रॉपिकाना ऑरेंज जूस के लिए नई ब्रांड इमेज डेवलप की थी और कंपनी का जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन फेल हो गया और सेल्स 20% तक गिर गई, तो पेप्सिको परेशान हो गई थी। उन्होंने रियलाइज किया कि इस ब्रांडिंग ने प्रोडक्ट को भद्दा और चीप बना दिया था, जबकि उनको क्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए था। वे अब तक एक इमेज में बंद गए थे। थोड़े से माइनर चेंजेस और मिस्टेक को फिक्स करने की बजाय उन्होंने ब्रांड को पुरानी इमेज से बदल दिया। इसका रिजल्ट उन्होंने फालतू में $33 मिलियन उजाड़ दिए थे दोस्तों। अडैप्टेशन से दूर भागने से बर्बादी हो सकती है और कुछ हासिल नहीं होता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। ड्राइविंग सीखना थ्रिलिंग होता है दोस्तों। अचानक सामने की दुनिया नई पॉसिबिलिटी इसके आ जाने से ब्रॉडर दिखने लग जाती है, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा। अपने पैर पीछे हटाने और भागना हमेशा आसान होता है दोस्तों, और तब हालात बिगड़ जाते हैं जब आप और रिस्क में पड़ जाते हैं। सेम यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। जब वे तेज भागते हैं, उनके व्हील्स निकल जाते हैं और वे टकरा जाते हैं।
नेटफ्लिक्स को ही ले लीजिए दोस्तों, उस वक्त बिना किसी कॉम्पिटिटर के कंपनी अच्छे से जानती थी कि आगे चलकर मूवी देखने का फ्यूचर स्ट्रीमिंग है और वह इसमें बहुत आगे है। तो फिर आगे क्या गड़बड़ हुई? वह बहुत जल्दबाजी लगा रहे थे अपने कस्टमर्स के लिए जो पहले से ही उसके पुराने ऑफर से खुश थे, जिसमें उनको $9.99 पर मंथ पर ही डीवीडी रेंट पर मिल रही थी और स्ट्रीमिंग भी। 2011 में नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स पर प्रेशर डाला और अपने इस ऑफर को 2 अलग अलग प्लान रेंटल और स्ट्रीम्स में बांट दिया, जिसका प्राइस था $7.99 ईच। यह एक खासी मोटी रकम थी दोस्तों उन कस्टमर्स के लिए जो दोनों ही सर्विस यूज करना चाहते थे। यह डिसीजन उल्टा पड़ गया, नेटफ्लिक्स के मिलियन सब्सक्राइबर्स टूट गए दोस्तों और उसकी शेयर वैल्यू 25% तक घट गई। ऑफ कोर्स सर्विस को वापस रिकवर कर लिया गया, लेकिन अगर वो ऐसी गलती नहीं करते तो अभी जितनी सक्सेस पर वो हैं उनको बहुत पहले ही वो सक्सेस मिल गई होती। मार्केट में होने वाले चेंजेस को अडेप्ट नहीं करना बहुत नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों, जैसे कि ब्लॉकबस्टर के साथ हुआ था। 1985 में शुरुआत करने वाली इस मूवी रेंटल बिजनेस ने उस दशक में बहुत तरक्की की। 2008 तक उसके यूएस में हजारों स्टोर्स थे, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बाद भी उसने स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया। और भी बुरा हुआ दोस्तों जब वो खुद की स्ट्रीमिंग सर्विसेज को लॉन्च करने में फेल हो गई, जबकि नेटफ्लिक्स तब तक इसमें अपनी जगह बना चुका था। इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन था कि भले ही ब्लॉकबस्टर का नाम था, बहुत से कस्टमर्स थे, उसके पास पैसा था और वो एक हाउस होल्ड ब्रांड भी था, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने नई रियलिटी को अडेप्ट करने में होशियारी नहीं दिखाई दोस्तों। 2007 में नए सीईओ को हायर करने के बाद भी उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और अपनी ईंट पत्थर के स्टोर्स पे ही फोकस किया। 2010 तक कहानी लिखी जा चुकी थी दोस्तों। ब्लॉकबस्टर बैंकक्रप्ट हो गई और उसे अमेरिकन टीवी कंपनी डिश नेटवर्क ने हड़प लिया। एग्रेसिव लीडरशिप ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है जब कंपनीज अपने गोल से चूक जाती हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। जब आपकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही होती है और आपकी बरसों से बनाई रेपुटेशन बनी रहती है, तब तक तो सब सही लगता है दोस्तों, लेकिन सक्सेस की वजह से हम सामने के कंपटीशन से अपनी नजर हटा लेते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। स्टारबक को ही ले लीजिए। 2007 में जब वो पीक पर थी तो सब कुछ मजे में चल रहा था। इस कॉफी चेन के चेयरमैन हॉवर्ड स्कल्ट्स को आइडिया लगा था कि क्या गलत होने वाला है। कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन से उनको अभिमान हो गया था और कंपनी ने कस्टमर्स का ध्यान रखना छोड़ दिया था। और वे सही भी थे। उनके पुराने प्रमोटर्स और कस्टमर्स खुश नहीं थे और वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगे। उसी साल स्टारबक्स ने 900 स्टोर्स बंद कर दिए दोस्तों और 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। 2002 से 2007 के बीच जब कंपनी के सीईओ जिम डोनाल्ड लगातार स्टोर पे स्टोर्स खोले जा रहे थे, तो ये कंपनी की ग्रोथ पॉलिसी को खत्म कर रही थी। कंपनी को एक्सपैंड करने के पागलपन का रिजल्ट यह हुआ कि कंपनी की पकड़ कमजोर होती चली गई और उसकी फाउंडिंग वैल्यूज डाउन हो गई, जो कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन थी दोस्तों। तो एंड में स्टारबक्स ने अपनी पोजीशन को फिर से पा लिया। तो ये सब कैसे हुआ? उनके पास एक लीडर थे हॉवर्ड स्कल्ट्स, जो कंपनी को फिर से खड़ा करने को तैयार थे। अपने हाथों में चार्ज लेते ही उन्होंने सबसे पहली चीज ये की कि यूएस में अपने 7000 स्टोर्स बंद कर दिए और कॉफी गेम में वापसी की। हर बैरिस्टा को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिलाई। जब उनको पता चला कि मैकडॉनल्ड्स की कॉफी स्टारबक्स से बेटर टेस्ट की है, तो स्कल्ट्स ने नया रोस्टिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेसेस अपनाए। तो दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। स्कल्ट्स सिंपली ये जानते थे कि अपने लॉयल कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए कॉफी चेन को 2 चीजों की जरूरत थी। एक तो लाजवाब कॉफी कप तैयार करना और दूसरा उनको डिलीशियस केक्स और पेस्ट्री के सिलेक्शन का ऑफर देना। लेकिन कभी कभी सिंपल चीजों को पाने के लिए एग्रेसिव भी होना पड़ता है दोस्तों। 2010 तक इस पॉलिसी ने कमाल कर दिया। स्टारबक्स ने रिकवर किया और अपने रेवेन्यू को $10.7 बिलियन तक इंक्रीज कर लिया। यह बताता है कि जब आप आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तब अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि हम समय में होने वाले बदलाव को नहीं बदल सकते हैं, पर ओपन माइंड होकर एक्सपेरिमेंट करके और जरूरी चेंजेस करके सिचुएशन को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहना, हालात को समझना और वक्त की हवा के साथ खुद को एडजस्ट करना, यही सब अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है। जब आप इस आर्ट में मास्टर हो जाते हैं तो आप आगे बढ़ते रहने का प्लान करते रहते हैं
और बदलते हुए हालात से मात नहीं खाते हैं। यह बात बिजनेस के लिए एकदम ट्रू है दोस्तों। सबसे सक्सेसफुल कंपनीज भी टाइम के साथ खुद को चेंज करके नए सॉल्यूशन और एक्सपेरिमेंट्स ढूंढकर और कस्टमर की नीड्स और डिजायर्स को अडेप्ट करके लगातार अडेप्टेशन की इंपॉर्टेंस बताती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने जानकारों के बीच इसे अवश्य शेयर करें और हमारे उड़ान एनजीओ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपनी ऐप पे जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को अपनी लाइफ में कैसे आप लगाएं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन किताबों को खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, हमारी टीम चाहती है कि आप लोग चैंपियन बने। इसी मिशन के साथ आपके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। पर यह ध्यान रखिए कि केवल शब्दों से मोटिवेट होकर ही आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों, बल्कि हमें अपनी लर्निंग्स को एक्शन में डालना आना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी कई सारी वर्कशॉप्स लगातार पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इन वर्कशॉप्स में आप मेरे थ्रू यानी आदि गुरुदास के थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, करियर काउंसलिंग, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक्स और लीडरशिप जैसे कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी पाने के लिए, हमारी वर्कशॉप के बारे में और जानने के लिए हमें आज ही 9829644744 या 9024101644 पर कॉल करें। धन्यवाद।